साल 2003 1 फरवरी का दिन 6 एस्ट्रोनॉट स्पेस शटल से धरती पर वापस आ रहे थे। पूरी दुनिया उनका इंतजार कर रही थी, क्योंकि ये पहला मौका था जब किसी एस्ट्रोनॉट के ग्रुप ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 15 दिन बिताए थे, क्योंकि इन्हें वहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने थे ताकि माइक्रोग्रेविटी का प्रभाव जाना जा सके। और जब एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ तो वो अपनी धरती पर वापस आ रहे थे, और उसमें हमारे भारत की एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला भी शामिल थी। लेकिन देखते ही देखते स्पेस शटल अपना कंट्रोल खो देता है और एक स्पेस शटल का एक टुकड़ा टूटकर उसके विंग्स से टकराता है, जिसकी वजह से उस विंग्स में एक विस्फोट होता है और धीरे धीरे वो आग पूरे स्पेस शटल में लग जाती है और महज कुछ ही मिनट के अंदर वे एस्ट्रोनॉट्स अपना दम तोड़ देते हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल जाती है, क्योंकि ये नजारा ऐसा था जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। और उसके बाद 2003 से लेकर 2011 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का काम बहुत धीमा हो गया, क्योंकि वैज्ञानिक इस बात को मानने लगे थे कि अभी भी वो सुरक्षित तरीके से स्पेस यात्रा के लिए तैयार नहीं थे, और ना ही इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप थी कि एस्ट्रोनॉट को सही सलामत स्पेस स्टेशन पर लेकर जा सके। इसीलिए स्पेस एजेंसी किसी एस्ट्रोनॉट की जान जोखिम में नहीं डाल सकती थी। लेकिन समय के साथ साइंस और टेक्नोलॉजी ने काफी तरक्की की और आज कई सालों के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन काफी सुरक्षित है, और वहाँ पे कुछ महीनों के अंतराल में एस्ट्रोनॉट जाते रहते हैं और लगातार वहाँ पर एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करते रहते हैं। और आज वहाँ पर लगभग 240 लोगों के आसपास एस्ट्रोनॉट और साइंटिस्ट जा चुके हैं और आगे भी ऐसे ही जाते रहेंगे। तो आज हम जानेंगे कि कैसे 24 साल पहले बनाया गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन काम करता है और कैसे ये न जाने कितने एक्सपेरिमेंट को सफल बना रहा है। और हम ये भी जानेंगे कि कैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मानवता को स्पेस में रहना सिखा रही है। तो आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में जानेंगे, तो infinitystream.tv में अंत तक जरूर बने रहे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसानों का दूसरा घर है, जहाँ पे हमारी धरती के इंसान जाकर रहते हैं, जिन्हें हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं। और ये एस्ट्रोनॉट वहाँ पर जाकर हमारी मानवता के लिए खोज करते हैं। और ये घर एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट रिसर्च के साथ साथ एक्सरसाइज करते हैं और कभी कभी जरूरत पड़ने पर स्पेस वॉक भी करते हैं। और उन्हें वहाँ पे रिसर्च के साथ हर दिन एक्सरसाइज भी करनी होती है, और जीरो ग्रेविटी यानी माइक्रो ग्रेविटी में उन्हें बहुत काम भी करना पड़ता है। और जैसे हम घर के अंदर रहते हैं और जब कचरा जमा होता है तो हम उसे बाहर फेंक देते हैं, वैसे ही एस्ट्रोनॉट भी वहाँ पर वक्त वक्त पर सफाई भी करते हैं। और जहाँ इंसान रहता है वहाँ पर खाने की जरूरत भी पड़ती है, इसलिए स्पेस एजेंसी उन्हें धरती से खाना भी भेजती रहती है। तो देखा आपने, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी हमारी धरती के घर की तरह है, जहाँ पर एकदम हम घर की तरह रहते हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर हम ग्रेविटी पे रहते हैं और वहाँ पे एस्ट्रोनॉट माइक्रो ग्रेविटी में रहते हैं, यानी कि हम कहे तो जीरो ग्रेविटी में रहते हैं। वैसे अगर हम धरती के अजूबों की बात करें तो वो हमारे पास बहुत से हैं, लेकिन इंसानों के द्वारा स्पेस में बनाए गए अजूबों की बात की जाए तो वो सिर्फ एक है, जिसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्योंकि जब भी कोई इसे देखता है तो उसे यही लगता है कि आखिर इतने बड़े स्पेस स्टेशन का निर्माण कैसे हुआ होगा और इसे आखिर किसने बनाया है और कब बनाया है। तो इसकी शुरुआत 20वीं सदी से होती है, जब 3 वैज्ञानिक हरमन ओबर्ट, वेहरनर वॉन और केवनस्टेइन तसोलकोवस्की को ये आइडिया आता है कि क्यों न स्पेस में ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पर हम एस्ट्रोनॉट को भेज सके और जीरो ग्रेविटी पर एक्सपेरिमेंट कर सके। क्योंकि धरती पे ग्रेविटी की वजह से बहुत से एक्सपेरिमेंट अधूरे रह जाते हैं और उसमें बहुत सारी गलतियाँ पैदा होती है। और ये आइडिया काफी अच्छा था, लेकिन उस वक्त इतनी बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं थी कि ये कारनामा किया जा सके। और दूसरी चीज ये थी कि इस काम में बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी, इसलिए उस वक्त इस आइडिया को भुला दिया जाता है। लेकिन फिर 1971 यानी 1971 में रूस, जिसे कि उस समय सोवियत यूनियन भी कहा जाता है, वो एक बहुत बड़ा मिशन लॉन्च करता है, जिसका नाम सोल्यूट 1 था, और ये रशिया का पहला नेशनल स्पेस स्टेशन होता था। अब जाहिर सी बात थी कि उस समय कोल्ड वॉर के चलते रशिया और अमेरिका एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाह रहे थे, इसलिए अमेरिका ने भी अपना स्टे लैब स्पेस स्टेशन लॉन्च किया। और फिर नासा ने एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन बनाने के बारे में सोचा, जहाँ पे लोग काफी दिन तक रह सके और रिसर्च भी आसानी से कर सके, जिसके लिए उन्होंने फ्रीडम मिशन शुरू किया। लेकिन ये मिशन इतना महंगा था कि यूएस कांग्रेस ने इस मिशन में आधा फंड देने के बाद बीच में ही नासा का साथ छोड़ दिया, जिस वजह से ये मिशन पूरे तरीके से रुक गया था। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये थी कि कोई भी देश इतना बड़ा मिशन अकेले अपने दम पर पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी, जिसकी वजह से नासा ने नई योजना बनाई और उसने बाकी देशों की तरफ रुख करना शुरू किया और कुछ देशों के सामने इसका प्रस्ताव भी रखा। फिर 1993 में यानी 1993 में इस योजना में वे सभी देश शामिल होते हैं, जिसमें अमेरिका के साथ उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर रशिया भी शामिल था, और उसके साथ जापान, यूरोप। स्पेस एजेंसी के अंदर उसके 11 देश भी शामिल थे और कनाडा और जापान भी इस योजना में हिस्सा लेते हैं।
और फिर कहीं जाकर इस योजना पर काम होना शुरू हो जाता है। इसका पहला मॉड्यूल महज 5 साल के बाद 1998 में भेजा जाता है और 10 साल में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। आज इसका साइज लगभग एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है और ये लगभग धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमता है, जिसे हम धरती का लोअर ऑर्बिट भी कहते हैं। इस स्पेस स्टेशन में सिर्फ 6 एस्ट्रोनॉट रहते हैं और अगर बहुत ज्यादा जरूरत हुई तो वहाँ पर 13 एस्ट्रोनॉट रह सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा स्पेस स्टेशन बना कैसे? तो इसका जवाब है, ये कई हिस्सों से मिलकर बना है, जिन्हें हम मॉड्यूल भी बोलते हैं, जिसके लिए अलग अलग देशों ने अपने रॉकेट से उन सभी मॉड्यूल को लॉन्च किया और एक के बाद एक मॉड्यूल एक दूसरे से जोड़ते गए और फिर ये स्पेस स्टेशन 10 साल में जाकर बनकर तैयार हुआ, जिसमें सबसे पहला मॉड्यूल 20 नवंबर 1998 में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम जारिया था और इसे रूस ने लॉन्च किया था। और महज 2 हफ्ते के बाद ही नासा ने अपना मॉड्यूल लॉन्च किया, जिसका नाम यूनिटी था। अब इन दोनों मॉड्यूल में प्रोपेलर लगा होता है, जिसका काम मॉड्यूल को सही डायरेक्शन देना होता है और इसी वजह से ये दोनों मॉड्यूल एक दूसरे के पास आ पाए। इन दोनों मॉड्यूल को जोड़ने के लिए डॉकिंग पोर्ट्स यानी कि खांचे बने होते हैं, ताकि ये पास आते ही आसानी से जुड़ पाए और उसके साथ कोई लीकेज ना हो। इसके लिए उसमें प्रेशराइज मेटिंग अडेप्टर लगा होता है, ताकि वो बहुत सेफ तरीके से जुड़ सके और किसी भी झटके में टूट ना पाए। और अगर इन मॉड्यूल की बात की जाए तो इनका अलग अलग नाम है, जैसे कि अमेरिका के मॉड्यूल का नाम है डेस्टिनी, जापान के मॉड्यूल का नाम KLBO और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मॉड्यूल का नाम कोलंबस है और रशिया के मॉड्यूल का नाम पोइस्क है। कनाडा ने इस स्पेस स्टेशन में अपना रोबोटिक्स आर्म्स लगाया है, जिसका नाम कनाडार्म है। उसमें कनाडा ने एक डेक्स्टर नाम का मेन रोबोट भी तैनात किया, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम स्टेशन के बाहर पैदा हो तो उसे रोबोट के द्वारा ही ठीक किया जा सके। इन मॉड्यूल की बिजली का बोझ इनके चारों तरफ फैले सोलर पैनल उठाते हैं और थर्मल हीट से लेकर के एनर्जी के सारे काम इन्हीं सोलर पैनल के द्वारा किए जाते हैं। अब अगर इसकी लागत की बात की जाए तो ये 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च में बनकर तैयार हुआ है और सिर्फ अकेले अमेरिका ने इसमें लगभग 58 बिलियन डॉलर लगाया है। और वहीं रूस की बात की जाए तो वो भी इसमें 12 बिलियन डॉलर लगा चुका है। लगभग 12 बिलियन डॉलर जापान, कनाडा और यूरोप एजेंसी ने भी लगाया है और इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट का एक दिन का खर्चा लगभग 7.5 मिलियन डॉलर तक आता है। इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दुनिया की सबसे महंगी जगह है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे बनाने में लगभग 36 शटल फ्लाइट का यूज किया गया था और तब जाकर ये बनकर तैयार हुआ था। और जब 2011 में स्पेस शटल प्रोग्राम को बंद कर दिया गया, तब अमेरिका अपने एस्ट्रोनॉट और पेलोड को भेजने के लिए रूस के सोयूज रॉकेट का सहारा लेना शुरू किया। इस वजह से नासा पूरे तरीके से रूस पर डिपेंडेंट हो चुका था। हालांकि आज स्पेसएक्स की वजह से नासा की निर्भरता खत्म हो गई है, क्योंकि अब स्पेसएक्स खुद नासा के पेलोड और एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन में लेकर जाता है। और यहाँ पर भी आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका मास लगभग 4.5 लाख किलो के आसपास है और ये जब धरती का चक्कर लगाता है तो उस समय इसकी गति 7.5 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास होती है। इसलिए इसको धरती का चक्कर लगाने में सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटा लगता है, यानी कि धरती का पूरा सफर महज 90 मिनट में पूरा होता है, जिसकी वजह से स्पेस स्टेशन एक दिन के अंदर धरती का 15 बार चक्कर लगाता है। जब से ये लॉन्च हुआ है तब से इसने धरती के लगभग 1.5 लाख चक्कर लगाए हैं। अब अगर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो इसमें जरूरी यह है कि आखिर इसमें एस्ट्रोनॉट रहते कहाँ है, कैसे है, क्योंकि धरती की ग्रेविटी में रहना तो एक अलग चीज है, लेकिन जीरो ग्रेविटी में रहना तो एकदम अलग बात है। और जैसे मछली पानी में तैरती है, वैसे ही एस्ट्रोनॉट उसके अंदर स्पेस में तैरते हुए चलते रहते हैं। इसलिए एस्ट्रोनॉट को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए बहुत ही कम एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। साथ ही स्टेशन के अंदर ऊपर नीचे जैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी होती ही नहीं। तो आप उन दीवारों के किसी भी साइड पर खड़े हो सकते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज आप एक कमरे में हैं, उसे चारों तरफ से बंद कर दिया जाए और उसे स्पेस में भेजा जाए, तो वहाँ पर ग्रेविटी ना होने की वजह से वो इंसान उसमें फ्लोट करने लगेगा और वो किसी भी दीवार पे चल सकेगा, जिसकी वजह से उसके लिए कोई भी चीज ऊपर और नीचे जैसी नहीं रह जाएगी। और यही स्पेस स्टेशन में सबसे कमाल की बात है। इसलिए जब वहाँ पर एस्ट्रोनॉट सोने के लिए जाते हैं तो वो लेट कर नहीं बल्कि सीधे खड़े होकर और दीवार से चिपक कर सोते हैं। इसलिए स्पेस में एस्ट्रोनॉट धरती के बिस्तर जितना मजा नहीं ले पाते हैं। और जब ये लोग स्पेस में रहते हैं तो माइक्रोग्रेविटी की वजह से उनके बोन काफी कमजोर होने लगते हैं और मसल्स में काफी थकान आने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर उन्हें हर दिन लगभग 2 घंटे तक एक्सरसाइज करनी ही पड़ती है, ताकि उनकी बॉडी स्वस्थ और ताकतवर बनी रहे। इसके लिए नासा उनकी जानकारी लगातार लेता रहता है, ताकि उन्हें पल पल इनके हेल्थ की जानकारी मिलती रहे। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि नासा इनके हर दिन के खाने का हिसाब किताब लेता है, जिसके लिए एस्ट्रोनॉट्स को बताना पड़ता है कि एक दिन में उन्होंने कितना फूड कंज्यूम किया,
और किस टाइप का फूड कंज्यूम किया और कितना पानी पिया, इस हिसाब से नासा उनके वजन और हेल्थ को कंट्रोल करता है। वैसे सवाल ये आता है कि आखिर एस्ट्रोनॉट को खाना कैसे मिलता है? तो इसका जवाब ये है कि एस्ट्रोनॉट स्पेस में खाने के लिए सब्जी और अनाज तो उगा नहीं सकते, तो इसलिए उन्हें ये खाना धरती से हर 6 हफ्ते में भेजा जाता है ताकि एस्ट्रोनॉट को वक्त पर खाना मिलता रहे। और उन्हें हर हफ्ते एक बार फैमिली को वीडियो कॉल करने का मौका भी मिलता है। और खाने के बाद तो बाथरूम जाना ही होता है, तो इसके लिए वहाँ पर धरती जैसे बाथरूम नहीं होते हैं, क्योंकि धरती के बाथरूम में आप पानी का यूज करते हैं, लेकिन स्पेस में पानी की जगह सक्शन एयर का यूज किया जाता है, जिसका काम प्रेशर के द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट को पाइप में खींचना होता है। अब अगर हम बात करें तो धरती पर रहने वाला इंसान एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रहता है, लेकिन जैसे ही वो स्पेस की 0 ग्रेविटी में जाएगा तो 0 प्रेशर की वजह से वहाँ पे इंसान मर जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कैसे रहते हैं, जबकि वहाँ पर तो कोई वातावरण नहीं है? तो इसका जवाब ये है कि वहाँ का हर चैम्बर आर्टिफिशियल चैम्बर के द्वारा प्रेशराइज्ड होता है, और इसी वजह से वहाँ पे एस्ट्रोनॉट को कोई दिक्कत नहीं होती है। और एस्ट्रोनॉट के सामने सबसे बड़ी चुनौती स्पेस वॉक की आती है, क्योंकि जब भी स्टेशन की किसी बाहरी जगह पर खराबी आती है और उन्हें रोबोट भी ठीक नहीं कर पाते हैं, तब एस्ट्रोनॉट को सूट पहनकर बाहर आना पड़ता है, जिसमें बहुत ज्यादा खतरा होता है। इसलिए एस्ट्रोनॉट स्पेस वॉक बहुत मुश्किल समय में करते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा खतरा स्पेस में घूम रहे छोटे छोटे रॉक से होता है, जो कि सूट से टकराकर उसमें छेद कर सकती है, जिससे उन एस्ट्रोनॉट्स की जान भी जा सकती है। और इसलिए स्पेस वॉक को स्पेस स्टेशन का सबसे खतरनाक काम माना जाता है। और आखिरी में जो सबसे जरूरी काम है वो है वैज्ञानिकों का माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट करना, जिसके लिए नासा उन्हें लगातार मशीन, इक्विपमेंट और गाइडेंस देता रहता है। लेकिन अब अगर हम बात करें तो इस स्पेस स्टेशन ने रिसर्च में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसकी वजह से काफी सारी रिसर्च हो पाई है, क्योंकि स्पेस ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें माइक्रोग्रेविटी मिल सकती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप 400 किलोमीटर की ऊंचाई से कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे फेंकते हैं तो उसे ग्रेविटी बहुत आसानी से नीचे खींच लेगी, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर एस्ट्रोनॉट हवा में उड़ पाते हैं। तो इसका रीजन इसकी स्पीड है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ाई जाए तो उसके ऊपर ग्रेविटी का मान कम होता है, और यही रीजन है कि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि उसके अंदर हमें ग्रेविटी माइक्रो लेवल पर महसूस होती है। तभी तो वहाँ पर बहुत से एक्सपेरिमेंट हो पाते हैं, जैसे कि 2013 में हुए एक एक्सपेरिमेंट में डार्क मैटर की संभावना देखी गई, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अल्फा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करके डार्क मैटर जैसे पार्टिकल का हिंट दिया था, और ये इसीलिए संभव हो पाया था क्योंकि वहाँ पर माइक्रोग्रेविटी मौजूद थी। और सबसे बड़ी खबर 2018 में आई थी, जब नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर कोल्ड एटम लैब बनाया था, जिसका काम मैटर के 5th स्टेट को हासिल करना था। यानी कि जैसे हम अपने चारों तरफ सॉलिड, लिक्विड, गैस के साथ चौथे स्टेट प्लाज्मा को देखते हैं, वैसे ही मैटर का 5वां स्टेट होता है, जिसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। लेकिन इस स्टेट को पाने के लिए हमें मैटर को लगभग -273 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना पड़ता है, और ये टेम्परेचर धरती पर पाना तो बहुत ही मुश्किल काम है, जिसके लिए नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लैब बनाया, और साल 2018 में पहली बार इसने इस स्टेट को हासिल किया। तो ठीक वैसे ही वैज्ञानिकों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रिसर्च के नए तरीकों को भी खोजा है, जिसका नाम क्यूबसैट्स है, जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट के द्वारा छोड़ा जाता है। क्यूबसैट एक छोटा लंच बॉक्स की तरह सैटेलाइट होता है, जिसका काम स्पेस में डीएनए और रेडिएशन जैसी चीजों पर रिसर्च करना होता है, और ये छोटे हैं इसलिए इन पर खर्च भी कम आता है। इसलिए 2012 में वैज्ञानिकों ने इसकी शुरुआत की थी, और पहली बार इसे रशियन एस्ट्रोनॉट के द्वारा स्पेस में छोड़ा गया था। वैसे कहा जा रहा है कि 2023 तक आते आते इंसान चांद पर रहने लगेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात है कॉस्मिक रेडिएशन से बचना, क्योंकि कॉस्मिक रे स्पेस में हर जगह मौजूद होती है और उनका असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। तभी तो वैज्ञानिक ये मानते हैं कि मून और मार्स ग्रह पर घर बनाने से पहले कॉस्मिक रेज शरीर पर कितना असर डालती है, इसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए। इसलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद अल्फा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर ने बिलियंस कॉस्मिक रेज पर स्टडी की है। वैसे जब मंगल और चांद पर रहने की बात होती है तो हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में खाना पहुंचाना आसान है। के साथ ये डॉक्यूमेंट्री तो यहीं पर कंप्लीट होती है। आपकी क्या राय है इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में? आपको क्या लगता है कि कितना आगे ये सफर जा पाएगा? हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। बाकी किस टॉपिक पर आप डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं वो भी लिख भेजिए। मिलेंगे जल्दी।